वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने यूपीपीएससी 2020 के प्रश्नों के साथ, और ये है यहाँ पे आपको मिलेगा इस वीडियो में 2020 के पॉलिटी क्वेश्चन के प्रश्नों के उत्तर एंड उसका विश्लेषण और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो इसमें से जो आंसर है वो आपका हो जाएगा। सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूँ कि आंसर इसका है आंसर डी, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश। जो नए राज्यों का प्रवेश होता है वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 2 में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 3 में जो बात कही गई है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज और नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि किसी स्टेट का अगर नाम चेंज किया जाएगा तो वो आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 2 में एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट के बारे में कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वो है कि इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल, यानी कि पार्लियामेंट का रोल नहीं होता है निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों को हटाने में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जो होते हैं उसमें पार्लियामेंट का रोल होता है। जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो हटाने में होता है उसमें भी पार्लियामेंट का ही रोल होता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी सिर्फ पार्लियामेंट हटा सकता है, लेकिन ये जो है चेयरमैन ऑफ द पीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को जो हटाने की पद्धति होती है ये कुछ अलग है। इसमें ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये आर्टिकल 317 में आपको मेंशन किया गया है। और यहाँ कहा गया है आर्टिकल 317 में कि प्रेसिडेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर को हटा सकते हैं, बट ऑन द रेफरेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस पे ये हटाने का पावर किसको दिया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर है आंसर हो जाएगा ओनली 3, केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द superintendence, direction and control of all election related to the पंचायत are vested in। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। किसके अंदर निहित होता है? दिस हैज़ बीन वेस्टेड अंडर द स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगर हम लोग आर्टिकल 243 के को अगर देखेंगे तो आर्टिकल 243 के में पंचायत के इलेक्शन के बारे में कहा गया है, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको निर्वाचन करवाता है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट गवर्नर करता है। ये 3 बातें आपको आर्टिकल 243 के में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि नॉट करेक्टली मैच के बारे में कहा गया है। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल 263 ये करेक्टली मैच्ड है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 ये भी करेक्टली मैच्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ये भी आर्टिकल 223 ए में है, ये भी सही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को यहाँ पे लिखा गया है आर्टिकल 315, तो ये भी बहुत हद तक ये भी करेक्ट है, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन जो है करेक्ट है। लेकिन अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग ये किस आर्टिकल में है, तो संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन करने की बात कही गई है या उसके फंक्शन के बारे में जो बात कही गई है वो आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 के बीच कहा गया है। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर कोई आंसर यहाँ पर है तो वो है डी है, क्योंकि डी में सिर्फ 315 के बारे में कहा गया है, जबकि होना चाहिए अगर सटीक तौर पे 315 से 323 आर्टिकल।
अगला प्रश्न है, नेशनल वीमेन कमीशन के चेयरपर्सन जो हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की निम्नलिखित जो चेयरपर्सन हैं उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को सजाना है, यानी कि क्रोनोलॉजिकली जो पहले थी उनको पहले नंबर देना है। तो जयंती पटनायक जो हैं वो सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन थी। जयंती पटनायक के बाद जो चेयरपर्सन बनी है उनका नाम है डॉक्टर गिरिजा व्यास। तो ये 2 नंबर हो गया। ममता शर्मा जो हैं वो तीसरे नंबर पे आएंगी, और सॉरी मैंने गलत बता दिया, जो जयंती पटनायक थी वो 1 नंबर पे आएंगी। डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी जो हैं वो 2 नंबर पे आएंगी, एंड उसके बाद 3 नंबर पे आएंगी डॉक्टर गिरिजा व्यास, एंड ममता शर्मा आएंगी 2 नंबर पे। यानी कि जो सही ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, सही ऑर्डर आपका हो जाएगा 1, 4, 3 एंड 2, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में वर्णन करता है, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम याद रखिएगा, कुछ देर पहले ही हमने देखा कि आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बात कही गई है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो उसको कैसे बनाया गया है, तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में नहीं खोज सकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगले एग्जाम के लिए हम लोगों को याद रखना चाहिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो गठन है वो 1964 में हुआ था, सॉरी उसका गठन 1964 में हुआ था, और 2003 में गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने इसके ऊपर स्टैट्यूटरी पावर दे दिया। तो ये अब जाके कौन सा किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये अब स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2003 में इसको दिया गया था। यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। विच रीजन ऑफ द कंट्री कन्फर्ड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371J। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। कब से, जब से आर्टिकल 370 एबोलिश्ड हुआ है। हम लोग को नॉर्मली आर्टिकल 370 के बारे में याद रहता है क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, लेकिन आर्टिकल 371 जो है अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड अदर स्पेशल स्टेट से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 371J में जो बात कही गई है वो कहा गया है हैदराबाद एंड कर्नाटक के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, हैदराबाद एंड कर्नाटक। अगला प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है, तो ये करेक्टली मैच्ड है। स्टेट्स के बारे में जो बात कहा गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में कहा गया है। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट ये कहा गया है आपको पार्ट 4 में। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल इज द पार्ट ऑफ यूनियन एंड यूनियन हैज बीन डील्ट अंडर पार्ट 5। सो पार्ट 5 डील्स विथ union, and union article related articles are article 52 to 151. So you will find that article 52 से 151 के बीच में यूनियन के बारे में बात कही गई है, और यूनियन कहाँ है, पार्ट 5 में। तो इस तरह से हमारा ये जो आंसर है, आंसर सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, विच इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी कौन है। तो सबसे पहले मैं प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो एस्टिमेट कमेटी जो है, एस्टिमेट कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी अंडर द पार्लियामेंट्री कमेटी, बिकॉज इस कमेटी में जो टोटल मेंबर हैं उनकी संख्या 30 होती है। तो देर आर 30 मेंबर्स इन द एस्टिमेट कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, इसमें मेंबर की संख्या 15 + 7 = 22 होता है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में भी 15 + 7
22 होते हैं। एक नया कमेटी है, बहुत अननोन कमेटी, जिसे हम लोग एग्ज़ाम के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, बट ये कमेटी जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी है। और इस कमेटी में टोटल मेंबर्स होती हैं 15 मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर्स 15 होते हैं। और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। इट फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1924। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मे बी नेक्स्ट एग्जाम में इससे भी कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट में एक असर्शन है ए एंड द अदर इज द रीजन। तो इसमें असर्शन में कहा गया है, क्या कहा गया देख लेते हैं कि द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बॉडीज द एलिमेंट ऑफ continuity and change. Yes, it is true that our constitution demonstrate continuity and change, because due to change we have amended our constitution so many times and still it is continuing. The reason given is that the Indian political system contains the elements of following political systems such as the modern style, traditional style and saint style. I don't understand whether it is the reason, but if we interpret it as a, अगर हम लोग इसे डीपीएसपी के तौर पे देखें तो डीपीएसपी में हमें लिबरल आइडियाज़ भी मिलते हैं, वहाँ पे सोशलिस्ट आइडियाज़ भी मिलते हैं एंड गांधीयन आइडियाज़ भी हम लोगों को वहाँ पे मिलता है, यानी कि सेंट स्टाइल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो मोर और लेस हम कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A, but there might be some variation when the UPPSC give the answer, because it is not a clear cut answer here. So for the time being we can consider it as option A. अगला प्रश्न है व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। तो हम लोगों को पता है कि 91st अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में हुआ था, इस अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो कितना हो सकता है, डैट कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि टोटल एमएलए की संख्या जो है उससे 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन मिनिमम जो है वो मिनिमम कहा गया है कि मिनिमम 12 होना चाहिए, मिनिमम 12 होना चाहिए। और इसका जिक्र कहाँ किया गया है, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1A में इसकी बात कही गई है। आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1A। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मिनिमम नंबर जो है वो कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 12। लेकिन कुछ कुछ स्टेट में जैसे दिल्ली या सिक्किम, इस तरह के जो स्टेट है वहाँ पे मिनिमम जो नंबर है वो 7 भी है, यानी कि 7 भी मिनिमम नंबर हो सकता है। लेकिन ये 12 जो है स्टेट के बारे में इसे साफ तौर पे कहा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस, ये पॉलिटी की हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये जो डॉक्ट्रिन है ये किस जजमेंट में दिया गया था। तो बहुत फेमस केस है केशवानंदा भारती केस 1973, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जजमेंट और लॉन्गेस्ट केस इन द जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आर्टिकल 39A इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का अगर एग्जाम देखा होगा तो वहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन क्या था कि आर्टिकल सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसकी बात कहाँ कही गई है, इसकी बात कही गई है आर्टिकल 50 में कहा गया, यानी कि आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात कही गई है। तो ये जो है हमारा इसका मेल गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न है 124 नंबर प्रश्न है, ये इसमें कहा जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट को देखिए। तो क्या कहा जा रहा है? पहला कहा जा रहा है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही किसी भी अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं जो कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनने के लायक होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, उसमें कहा जा रहा है कि द अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रिन्यूमरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन। तो ये पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं करता है, ये कौन डिटरमाइन करता है? ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट होता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत है। और ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? ये कहा गया है आपके आर्टिकल 76 सब क्लॉज 4 में ये बात कही गई है। तो अकॉर्डिंगली इस स्टेटमेंट के अनुसार जो सिर्फ हमारा ए जो है ये सही जवाब है। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि इंडियन फेडरलिज्म, 4 ऑप्शन है, असर्शन है, रीजन है। असर्शन क्या है कि इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वासी फेडरल, ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। रीजन, इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी विथ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन जो असर्शन है ये उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर true, but R is not the correct explanation of A. So our answer will be B. So B is the right answer. चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जब भी निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक हो सकती है। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो ज्वाइंट सीटिंग होता है ये मेंशन किया गया कहाँ? ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 108 में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि ये तभी किया जा सकता है, ये किया जाता है सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को पास करवाने के लिए किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल या अप्रोप्रिएशन बिल जो है उसके लिए ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 108। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव लीगल बेसिस टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगर आप न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका प्रश्न आप आसानी से दे सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 ये 2 एक्ट का हवाला दिया था। तो इसके हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा 2 and 4। 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। अगेन देयर इज ए मैचिंग एंड इट इज आर्टिकल एंड प्रोविजन। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि आर्टिकल 61 में किसके बारे में बात कहा गया है? आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात कहा गया है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो ऑप्शन मिल रहा है वो क्या है? वो ऑप्शन है, ऑप्शन ए भी है एंड ऑप्शन सी भी है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 67 बी में किसके बारे में बात कहा गया। तो आर्टिकल 67 बी में या 67 में ही सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कही गई है। तो वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है? B3। तो B3 का किसमें कोड आ रहा है? तो B3 का हम लोग देख सकते हैं कि ये सी में आ रहा है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी। ये जो कोड है इट विल बी द राइट आंसर, बिकॉज आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67 बी रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और इस तरह से अगर हम लोग को अगर ये 2 कोड भी अगर याद होगा तो हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। अगला है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। जो हमारा नेशनल फ्लैग है इस किस डेट को अडॉप्ट किया गया था? तो दिस वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947।
विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 में इसकी बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर पंचायती राज। तो पंचायती राज के बारे में जो प्रोविजन है वो कहाँ है, वो आपको मिलता है आर्टिकल पार्ट 9 में इसकी बात कही गई है। तो जो अगला प्रश्न है ये है कि व्हेन वाज द थर्ड टायर एडेड टू द इंडियन फेडरल सिस्टम। तो जो थर्ड टायर है ये कब आया था, ये 73rd अमेंडमेंट के द्वारा आया था। और 73rd अमेंडमेंट कब ऐड किया गया था, इट वाज एडेड इन द 1992। तो 1992 शुड बी द राइट आंसर। Thank you for so much for watching the video. Please like, share and subscribe.